और जैसे पैरासिटामोल एक कॉमन ड्रग कोई भी ले लेता है, वो लीवर को अफेक्ट करती है, किडनी फेलियर होने के चांसेस रहता है यदि लंबे समय तक अपन दवाइयाँ विदाउट प्रिस्क्रिप्शन अपन डॉक्टर के ले रहे हैं। तो हार्ट अटैक का सबसे पहले तो अपन को साइन एंड सिम्टम्स पता होने चाहिए। जिसको अटैक आता है पेशेंट को, वो ऐसा मुट्ठी बांध करके इस तरीके से वो हाथ रखता है अपनी छाती पे, लेफ्ट साइड राइट हैंड से। उसको ऐसा लगता है कोई दबा रहा है, मतलब बहुत बड़ा वजन रख दिया है। और जो दर्द ना, वो अपने जॉ तक, पीछे बैक तक, और ये पूरे शोल्डर, ये हाथ तक आ सकता है। दूसरा, उसकी पल्स रेट बढ़ जाती है, उसको स्वेटिंग होती है, वो घबराता है, घबराहट होती है उसको बहुत ज़्यादा। पहले तो हेलो भैया। हेलो। भैया हम अपनी बातों को स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ऐसे ही रहेगा भैया कि डॉक्टर बनने के बाद आपने अपनी लाइफ में ऐसे क्या-क्या बदलाव देखे हैं जो कि पहले नहीं थे? डॉक्टर बनने के पहले और डॉक्टर बनने के बाद बदलाव तो बहुत सारे आए हैं, क्योंकि एक डॉक्टर बनने के पहले इतने मानवता नहीं थी। अभी जब अपन पेशेंट देखते हैं तो अपने अंदर एक मानवता जागृत होती है। जब अपन वार्ड में जाते हैं तो पेशेंट अपन को इस तरीके से देखता है कि डॉक्टर साहब आ गए, कुछ ना कुछ मेरे को ठीक कर देंगे, दर्द से एकदम कराहता रहता है। तो वो उनकी आशा रहती है कि डॉक्टर आ गया तो मैं सही हो जाऊंगा। तो एक मानवता का भाव आया है उसमें, अपने, जो पहले नहीं था अभी और अच्छा। तो स्टार्टिंग से लेके जब आप एक स्टूडेंट थे और आज आप एक डॉक्टर प्रोफ़ेशन में हैं, तो वो जर्नी कैसी रही आपकी? देखो, डॉक्टर एक नाम लगता है, डॉक्टर हमेशा स्टूडेंट रहता है। जैसे कि अभी मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ, मेरे आगे डॉक्टर प्रवीण भानियर लग गया है, पर लेकिन मैं अभी स्टूडेंट ही हूँ। मैं पीजी करूँगा फिर भी स्टूडेंट रहूँगा। आप कभी भी किसी क्लिनिक पर जाएंगे तो देखेंगे एक किताब उनके पास रखी है, वो हमेशा पढ़ते ही रहते हैं। तो डॉक्टर हमेशा स्टूडेंट रहता है, हमेशा सीखता रहता है। एक बुढ़ा डॉक्टर भी है ना, 70 साल का, वो प्रैक्टिस कर रहा है तो वो पढ़ता ही रहेगा, तो वो हमेशा स्टूडेंट ही रहता है। और आपका प्रश्न है स्टूडेंट से लेके डॉक्टर बनने का सफ़र, तो इसमें जो सबको पता ही है, नीट यूजी की एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो इसमें 11 12 से अपन को जो कोचिंग से या अपनी तैयारी करनी रहती है। तो मेरा तो 12th के बाद ही गया था मैं, इंदौर गया था, तो मैं 1 साल ड्रॉप था। ड्रॉप लेके वहाँ कोचिंग किया, और तैयारी अच्छी, नंबर अच्छा है तो मेरे को कॉलेज मिल गया। कितनी कठिनाइयाँ हैं आज की अगर मैं बात करूँ आपने नीट एग्ज़ाम आज से 5-6 साल पहले दिया होगा और आज आप डॉक्टर पे हैं और आज आप नीट की जो बच्चे होते होंगे वो आप तक आते होंगे, आप देखते हो कितनी ज़्यादा एग्ज़ाम पैटर्न में या कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नीट्स पे आ गई हैं अगर आपकी अकॉर्डिंग देखा जाए तो? डिफ़िकल्टीज़ तो एज़ सच इतनी ज़्यादा कुछ, और पेपर सिंपल हो गया जहाँ तक अभी तक सुन रहे हैं, क्योंकि जो एनसीईआरटी पैटर्न है उसमें और पेपर सिंपल हो गया तो कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है। तो इसमें क्या है, जो जिसका आईक्यू अच्छा है, जो अच्छा पढ़ता है, वो बच्चा तो इतने ही नंबर ला पा रहा है, और जिसका आईक्यू कम है तो वो मेहनत अच्छी करके वो ला पा, तो जो जिसका आईक्यू कम है बच्चे का, वो भी अच्छी मेहनत करके अच्छा परफॉर्म कर सकता है इसमें। और जो पेपर का पैटर्न अभी तक देखा जा रहा है, जो पहले की तुलना में अभी सिंपल आता है, तो उससे कट ऑफ भी इंक्रीज हो रहा है। और दूसरी चीज़ देखें तो नंबर ऑफ कॉलेजेस भी बढ़ रहे हैं। तो कॉलेजेस भी बढ़ रहे हैं फिर भी कट ऑफ बढ़ रहा है, तो उसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि पेपर सिंपल आ रहा है। ओके, एक बहुत ही बेसिक सी बात कही जाती है भैया कि नीट की एग्ज़ाम के दौरान अगर आप बायो के लिए सिर्फ़ एनसीईआरटी पढ़ लो, तो इनफ होती, तो क्या ये बात सच है? सच तो है, एनसीईआरटी से ही पेपर आता है, जैसे 90 क्वेश्चन आते हैं, 90 में से 80 85 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। लेकिन एनसीईआरटी इनफ तो है, पर अपन को क्वेश्चन, अपन को थोड़ा बाहर का लगाना पड़ता है, क्योंकि अपन थोड़ा सा अपन लेके चलते हैं। क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस में अपन, जो क्वेश्चन आएंगे तो अपन एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है, तो अपन उसको अपन जो अपन प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट सीरीज होती है तो उसमें अपन नंबर कमाएंगे, तो उसमें अपना कॉन्फिडेंस कम होता है। टेस्ट सीरीज में अपने नंबर कमाएंगे, तो थोड़ा एनसीईआरटी तो करनी ही है अपन को, पर अपन को थोड़ा सा लेके चलना पड़ेगा बाहर का। ओके। भैया अगर मैं आपके ऊपर बात करूँ तो ये तो नीट की बातें हो गई। आप अभी इंटर्न हैं, आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। इंटर्नशिप के दौरान आपको क्या-क्या चीज़ें अलाउ रहती हैं? क्या पेशेंट को देखना अलाउ रहता है या क्या-क्या सीखने को मिलता है आप? इंटर्नशिप में हमें सब कुछ अलाउ है, हम जो कर सकते हैं वो करो। मतलब 3 जगह ड्यूटीज लगती है हमारी: ओपीडी, वार्ड, आईसीयू, और ओटी में भी जा सकते हैं हम।
ओटी में जा सकते हैं, पर चीज़ें असिस्ट करते हैं। जैसे हमारा कंसल्टेंट सर्जरी कर रहा है, तो हम, यदि हमको आता है, हम बोलेंगे सर से, जितना हम बोलेंगे हमें सिखाएंगे, हमें जो करना है करो, हम असिस्ट करेंगे, हम करना है सर हमें सूचरिंग करनी तो आप सूचरिंग कर सकते हैं, वो सर आपको सिखाएंगे। पर अपने ऊपर डिपेंड करता है अपन कितना सीखना चाह रहे हैं, जो करना करो। ओपीडी में आप बैठ सकते हो क्योंकि आप रजिस्टर्ड हो, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका, रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है इंटर्न का। ओके, कभी ऐसा देखने को नहीं मिला भैया कभी कि कोई इंटर्न हो, उससे कोई गलती हो जाए और पेशेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़े कोई ऐसा? नहीं, जो इंटर्न्स रहता है हमेशा अपने सीनियर के अंडर रहता है, तो सीनियर हमेशा साथ रहता है उसके। तो जो इंटर्न एक बार सीनियर से पूछता है कि सर इसका करना चाहिए, और शुरुआत में लिखता भी नहीं है इंटर्न, कुछ थोड़े दिन सीखता है अपने सीनियरों से, कंसल्टेंट पीजी से, तो वो उनको देख देख के सीख जाता है धीरे धीरे। ऐसा अभी तक तो मैंने तो नहीं देखा जो इंटर्न की गलती से किसी पेशेंट को नुकसान हुआ। ओके, ये तो इनफ था। भैया अगर मैं बात करूँ तो आज के टाइम पे गूगल एक टीचर बना बैठा हुआ है। अगर मुझे कोई सी भी बीमारी हो गई है, पहले गूगल पे जाऊँगा, इसके सिम्पटम्स क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, इससे क्या-क्या हो सकता है। गूगल हमें लंबी-चौड़ी लिस्ट बना के देता है। उससे क्या होता है ना कि पेशेंट डरता भी है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि गूगल के ऊपर किसी भी बीमारी को सर्च करना, उससे प्रिस्क्रिप्शंस लेना, ये कहाँ तक कितनी चीज़ें सही हैं भैया? गूगल अपन को बस एक राह दे सकता है कि अपन को सर दर्द हुआ है, तो अपन ये डालेंगे सर दर्द, हेडेक डालेंगे उसमें, तो बस अपन को एक चीज़ बताएगा, एक राह दे देगा, ये ऐसा ऐसा होता है। और उसमें आपको ना ट्रीटमेंट बता देगा, पर आप कितना डोज लेना है, क्या लेना है। तो एक गूगल, बहुत ज़्यादा अपन उस पर भरोसा नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा का अपन ने हेल्थ के उसमें अपन, और दूसरी चीज़ हम कर सकते हैं, पर अपने हेल्थ के उसमें अपन नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्टर जो है 5 साल एमबीबीएस करता है, फिर 3 साल पीजी करता है, फिर पीजी के बाद और भी फेलोशिप वगैरह बहुत सारी डिग्रियां होती हैं, डीएम, और बहुत सारी सुपर स्पेशलिटी होती है। तो वो जब जाकर डॉक्टर बनता है, और वो गूगल कैसे बराबरी कर सकता है उस डॉक्टर की। तो अपन हेल्थ के उसमें अपन देखें तो गूगल इतना कुछ है नहीं, और जो पेशेंट डर जाते हैं, वो इतना, अपन को इतना विश्वास नहीं करना चाहिए गूगल, क्योंकि अपन फॉर एग्जांपल अपन देख लें, गूगल मैप ही देख लें, तो गूगल मैप भी अपन घुमा देता है इधर उधर कहीं गलियों में, तो अपन इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते उसमें। ओके। यही भैया जो आपने एक्सपीरियंस की बात की, तो उसमें ही एक बात आती है कि क्या होता है कि घर में अगर किसी की तबीयत खराब हो गई, वो लोग 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक यहीं मेडिकल स्टोर से मेडिसिन्स वगैरह लेके खाते रहते हैं। और फिर बाद में उनको अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं और इस तरीके से ना कभी-कभी देरी भी हो जाती है किसी लोग को। तो ये क्या चीज़ें सही हैं कि मेडिकल स्टोर से टैबलेट लेके खाना या हमें पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए? नहीं, जैसे कि कुछ हुआ अपन को, कोई भी मेडिकल कुछ भी हुआ अपन को, छोटा मोटा कुछ भी, तो अपन खा सकते हैं, कोई अपन को पता है कोई सी टैबलेट, तो एक आध बार खा सकते हैं। यदि आराम नहीं पड़ता है तो अपन को दिखाना चाहिए, और बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और ज़्यादा अपन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के डॉक्टर के अपन दवाइयाँ खाते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। जैसे कि अपन अलग अलग, डिपेंड करता है ड्रग्स पे कौन सी ड्रग ले रहे हैं। जैसे स्टेरॉयड है तो उससे अलग नुकसान, उससे एडिक्ट हो सकता है आदमी। जैसे बहुत सा अभी चलता है ड्रग एडिक्शन एडिक्शन का, जैसे कोडीन रहता है अपना, जो अपनी कफ की जो साइरप आता है, उसमें उससे भी बहुत सारा एडिक्शन होता है। और जैसे कि पैरासीटामोल एक कॉमन ड्रग कोई भी ले लेता है, वो लीवर को अफेक्ट करती है, उससे अपना लीवर डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, किडनी फेलियर होने के चांसेस रहते हैं, यदि लंबे समय तक अपन दवाइयाँ विदाउट प्रिस्क्रिप्शन अपन डॉक्टर के ले रहे हैं तो। ओके। भैया आज के यूथ पे, आज की जनरेशन में एक बहुत बड़ा दिक्कत देखने को मिलती है, वो है हाइट इश्यू को लेके। लोगों की हाइट रुक जाती है, एक टाइम के बाद हाइट नहीं बढ़ती, लोग तरह तरीके के उपचार करते हैं लेकिन कुछ हो नहीं पाता। तो अगर मैं आपसे पूछूँ क्या मेडिकल साइंस में या एक्सरसाइज के माध्यम से कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसको करने से कोई अपनी हाइट इंक्रीज़ कर सकता है कि ये टोटली जेनेटिक्स पे डिपेंड रहता है? नहीं नहीं, वो अपन को डिपेंड है कि अपन को पहले डायग्नोसिस बनानी पड़ेगी, और जेनेटिक है कि किसी कोई सी डिसीज़ है, या कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, या फिर उसको कोई सी जेनेटिक डिसीज डिसऑर्डर हो गया है, या उस बेसिस पे अपन शुरुआत में जब बच्चा रहता है, तो अपन उसका पूरा हाइट बाय वेट और पूरा अपन एंथ्रोपोमेट्री निकालते हैं। अपन देखते हैं उसके पिताजी की हाइट कितनी है, उसके माँ की हाइट कितनी है, उसकी पूरी फैमिली देखते हैं। यदि उसमें हाइट सबकी ज़्यादा है,
तो फिर अपन उसमें इन्वेस्टिगेशंस करते हैं बहुत सारे, जैसे किसी ग्रोथ हार्मोन की कमी तो नहीं है, हाइपोपिट्यूटिज्म तो नहीं है, हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं है। तो ये अपन उन चीज़ों को डायग्नोस करके और सही डायग्नोसिस पहुंच जाए और वो अपन उसको सही इलाज हो जाए उसका ट्रीटमेंट, तो उसकी हाइट बढ़ सकती है। और जेनेटिक है, अपन ने डायग्नोस किया तो जेनेटिक का अपन कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि मेडिकल से अपन हाइट नहीं बढ़ा सकते, बढ़ जाती है। यदि जेनेटिक है तो नहीं बढ़ेगी। और फिर लोग कहते हैं कि जेनेटिक है, जेनेटिक, पर यदि जेनेटिक नहीं है तो उसकी अच्छे कंसल्टेंट से अपन डायग्नोसिस बन जाए उसकी अच्छी, तो उसमें अपन हाइट बढ़ सकती है उसकी। वो बढ़ती है लोगों की, क्योंकि छोटे बच्चों में देखा गया है, अपन जैसे 10 साल का बच्चा है, उसकी हाइट उसकी एज के बेसिस पे कम है, तो अपन उसको फिर अपन उसमें टेस्ट करेंगे उसको किस हार्मोन की कमी है, कौन सी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी आ रही है, तो अपन उसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे तो उसकी हाइट ग्रोथ करेगी। भैया आगे अपने और प्रश्न और चीज़ें बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहूँगा। एक वीडियो हमको मिली है। उस वीडियो में आप बताइए कि ये बातें कहाँ तक कितनी सच हैं? ये वीडियो देखो। ये कुछ राइटिंग को लेके है, इस पे कुछ टिप्पणी की गई कि डॉक्टर की राइटिंग जो है लोगों को समझ में नहीं आती है। तो ऐसा क्यों भैया, ऐसा क्यों होता है? अगर कोई चाहे कि कोई पेशेंट खुद से जानना चाहे कि मुझे कौन-सी डॉक्टर ने टैबलेट दी है, वो पढ़ना चाहे तो पढ़ ही नहीं पाता, तो ऐसा क्यों? ऐसा देखो, अपने अपने डॉक्टर, अलग अलग डॉक्टर्स पर डिपेंड करता है। अपने अभी जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसमें ऐसा है कि अपन को जेनरिक ड्रग ही लिखना है। दो ड्रग होती है, जेनरिक ड्रग और ब्रांड नेम। जेनरिक नेम और ब्रांड नेम। जेनरिक नेम जैसे कि पैरास्टामोल है, तो पैरास्टामोल उसका जेनेरिक नेम हो गया। और अपना उसका ब्रांड नेम क्या हो गया? अपन बहुत सारी कंपनियां जैसे सिप्ला हुई, जाइडस हुई, बहुत सारी अलग अलग कंपनियां अपना पैरास्टामोल बनाएंगी, तो अपन कहते हैं डोलो 650 पैरास्टामोल का नाम है। तो एक तो वो चीज़ हो गई, और दूसरा ये रहता है कि जल्दी जल्दी में लिखता है डॉक्टर। मेन चीज़ तो जहाँ तक अपन, ये तो थोड़ा पहला जो पॉइंट बोला वो इतना ज़्यादा वो नहीं है, पर अपन जो देखते हैं बहुत जल्दी जल्दी में लिखता है। जैसे कि ओपीडी है, अब जैसे मेडिसिन ओपीडी 500 लोगों की ओपीडी है, अपन को 4 घंटे में देखना है, तो जल्दी जल्दी फटाफट 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 लिखता जाता है वो। तो उसमें क्या है, राइटिंग गड़बड़ हो जाती है। ऐसा कोई इंटेंशनली बहुत ज़्यादा डॉक्टर लिखते नहीं है खराब राइटिंग, ये होता है उसमें। बहुत जल्दी लिखना पड़ता है, इसलिए ये जो कहते हैं ना कि समझ नहीं आ रहा। और वो अ, अब दूसरी चीज़ ये है कि डॉक्टर डॉक्टर की राइटिंग कैसे समझ जाता है? डॉक्टर डॉक्टर की राइटिंग इसलिए समझ जाता है क्योंकि उसमें ऊपर लिखा हुआ होता है, जो डॉक्टर जो कंसल्टेंट रहता है उस पर्चे पे उसके सिम्टम्स लिखे हुए रहते हैं और डायग्नोसिस बने होते हैं। डायग्नोसिस के बेसिस पे वो खुद से दिमाग लगा लेता है कि पी है तो ये आगे पैरास्टामोल ही होगा, उसको फीवर है तो आगे पी लिखा है तो पैरास्टामोल ही होगा, कोई एंटीबायोटिक दी है ए और एक्स देखिए तो अमोक्सिक्लेव ही होगा उसमें। ओके, ठीक है भैया। तो अब हमारे पास कुछ ऐसे जो गूगल्स में और हर जगह सर्च किए जाने वाले कुछ बेसिक से सवाल हैं, टिप्स एंड गाइडेंस करके। उसमें हम आपकी राय जानते हैं कि उनके लिए क्या सूटेबल आंसर सही रहेंगे। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, एक घर के फर्स्ट एड बॉक्स में क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? एक घर के फर्स्ट एड बॉक्स में जो कॉमन बीमारियां, जैसे सर्दी हुई, सर्दी की दवाई होनी चाहिए। सर्दी, बुखार, पेट दर्द, उल्टी, और पेन किलर्स होना चाहिए। और कुछ अपना ऑइंटमेंट जैसे कि बीटाडिन और अपना रोलर बैंडेज वगैरह। तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, जो कभी घर में कुछ हो जाए, अपना कुछ कट जाए, कुछ हो जाए उनको। इमरजेंसी ड्रग्स में जैसे कि अपन एस्पिरिन रख सकते हैं, एमआई में काम आती है। और इमरजेंसी ड्रग में ऐसा कुछ नहीं रखना। पेन किलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रात में कभी किसी को दर्द होता है तो पेन किलर वो ले सकता है। ओके भैया। तो दूसरा सवाल भैया मेरा ये है कि अगर रात के वक़्त किसी को हार्ट अटैक जैसी दिक्कत होती है और वो ऐसी कोई प्राथमिक उपचार करे जिससे वो डॉक्टर तक पहुँचने के लिए उसको थोड़ा टाइम मिल जाए, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो वो कर सकता है? देखो, सबसे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि उसको, जो आपने पूछा हार्ट अटैक है क्या भी नहीं। तो हार्ट अटैक का सबसे पहले तो अपन को साइन एंड सिम्टम्स पता होने चाहिए। साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है? जो उस जिसको अटैक आता है पेशेंट को, वो ऐसा मुट्ठी बांध करके इस तरीके से वो हाथ रखता है अपनी छाती पे, लेफ्ट साइड, राइट हैंड से। उसको ऐसा लगता है कोई दबा रहा है, मतलब बहुत बड़ा वजन रख दिया है। और जो दर्द ना
वो अपने जॉ तक, पीछे बैक तक और ये पूरे शोल्डर, ये हाथ तक आ सकता है। दूसरा, उसकी पल्स रेट बढ़ जाती है, उसको स्वेटिंग होती है, और वो घबराता है, घबराहट होती है उसको बहुत ज़्यादा। तो अपन ये सारे सिम्टम्स है, तो अपन ये मान के चल सकते हैं कि उसको एमआई है। अब एमआई उसको आया है, तो अपन सबसे पहले तो उसको अपन एम्बुलेंस को कॉल कर दो सबसे पहले, 108 को, या फिर अपने पास जो भी अपने व्हीकल्स है उससे अपन पूरी व्यवस्था कर लो। और फिर अपन उसको रीएश्योरेंस देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रीएश्योरेंस मतलब उसको समझाते रहो कि भाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, एसटीटी है, ऐसा वैसा, उसको समझाते रहो। क्योंकि जितना ज़्यादा घबराएगा वो पेशेंट, तो उसकी हार्ट रेट उतनी ज़्यादा बढ़ती है। उसकी हार्ट रेट बढ़ेगी तो हार्ट पे और ज़्यादा लोड आएगा, और ज़्यादा लोड आएगा तो उसका डेथ का कारण और ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि हार्ट की पैथोलॉजी में अपनी जो कोरोनरी आर्टरीज रहती हैं, उसमें ब्लॉकेज आता है। तो ब्लॉकेज आता है तो हार्ट पे और लोड बढ़ेगा, तो और ब्लड की डिमांड बढ़ेगी उसमें। तो और ब्लड की डिमांड बढ़ेगी तो उसका घबराहट होगी उसको, तो डेथ का कारण बढ़ जाता है। एक तो उसको अपन रीएश्योरेंस देंगे। दूसरा, उसको अपन टैबलेट में एस्पिरिन दे सकते हैं 300 mg। वो अपन उसको चबाने के लिए बोल सकते हैं, और पानी के साथ खाने को बोल सकते हैं। तो एस्पिरिन क्या खून पतला करती है, तो बस उसके मेडिकेशन के तौर पे अपन यही दे सकते हैं। और अपन आगे जो अपन जैसे गाय सोरबाइट रहता है, वो अपन को नहीं देना है, बस घर पे एस्पिरिन ही दे सकते हैं। और बाकी कि उसका अपने कपड़े अपन को निकाल देना है और उसका दूर रखना है सबको, मतलब जो उसको पसीना आ रहा है और कपड़े-वपड़े निकाल के उसको एक समझाते रहना है। तीसरा, यदि एक पेशेंट यदि अनकॉन्शियस है तो अपन उसको सीपीआर देना है। अब सीपीआर की टेक्निक में अपन को, जैसे कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया तो उसके स्टर्नम पे अपन प्रेशर देते हैं। मतलब ऐसे ही रहती है, इस तरीके से अपन पोजीशन बना के उसके चेस्ट पे इतना अंदर ले जाएँगे 2 इंच तक, उसके स्टर्नम पे 2 इंच अंदर जाना चाहिए, फिर ऊपर आना चाहिए 2 इंच अंदर। तो अपन को 1 मिनट में 100 बार देना है। 1 मिनट में 100 बार अपन ने दिया, फिर 1 मिनट हो गई, फिर अपन को 3 बार अपन को माउथ टू माउथ एयर देना है उसको। इस तरीके से अपने माउथ टू माउथ उसको, या कुछ भी आप कंफर्टेबल नहीं होता पर रुमाल रख सकते हैं। और फिर अगले मिनट में फिर सो देना है। तो ये जब तक करना है जब तक पेशेंट जब तक कॉन्शियस ना हो जाए। ये जब तक हम कहें कि डॉक्टर के पास तक हाँ, ना पहुँचे। डॉक्टर के पास तक ना पहुँच जाए। फिर जैसे अपन डॉक्टर के पास पहुँच जाएगा तो वहाँ अपना ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा। ओके, तो इनफ ये चीज़ें। अगर मैं अपने तीसरे सवाल की तरफ बढ़ूँ भैया, तो डायबिटीज़ पेशेंट है अगर कोई, तो वो क्या डेली रूटीन फ़ॉलो करे? डायबिटीज़ पेशेंट, डायबिटीज़ में जो अपना फूड इंटेक है, उसमें डिपेंड करता है टाइम, किस समय पे ले रहा है, उसका समय, उसका इंटरवल, कितना इंटरवल होना चाहिए, कौन-सा फूड ले रहा है, और क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों डिपेंड करती है। जैसे टाइम की मैं बात बात करूँ, जैसे कि एक उसका फिक्स टाइम होना चाहिए। जैसे सुबह 9 बजे उसने नाश्ता किया, दिन में 1 डेढ़ बजे उसने लंच किया, और शाम को 8 बजे डिनर कर लिया। तो एक टाइमिंग फिक्स है उसकी। और दूसरा, इस बीच में भी एक अपन को मील लेना चाहिए। जैसे नाश्ता किया, फिर 1 बजे पहले अपन ने थोड़ा-सा 2 घंटे पहले कुछ ऐसे भूख लगी तो छोटा-सा कुछ स्नैक ले लिया। 1 बजे के बाद अपन डिनर करेंगे तो बीच में एक स्नैक ले लिया। एक चीज़ तो ये हो गई टाइमिंग की। दूसरा, अपन देखते हैं कि उसका जो अ, अपन क्वांटिटी पे देखते हैं, तो उसमें ना अपन को बहुत कम क्वांटिटी खाना है, मतलब एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। जैसे कि अपन को 4 रोटी खानी है, तो 4 रोटी 2 अभी खा ली, 2 1 घंटे बाद खा ली। तो अपन को थोड़ा-थोड़ा करके खाना है, क्योंकि उसमें अपन ये देखते हैं कि अ, एकदम से अपनी शुगर शूट होती है ज़्यादा खाएँगे। और फिर क्वालिटी ऑफ फूड में अपन ऐसी चीज़ नहीं खानी है अपन को जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है कि कोई चीज़ अपन ने खाई, वो ब्लड में कितनी देर में जाके घुल रही है। यदि ज़्यादा जल्दी घुल गई तो उसका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, और थोड़ी देर बाद घुली तो उसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसमें अपन देखते हैं, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के जो रहते हैं, जैसे पास्ता हुआ, ये जो अपन जो फ़ास्ट फूड। फास्ट फूड टाइप में, इनमें ज़्यादा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। तो बहुत व्हाइट ब्रेड हुआ, तो बहुत जल्दी अपना शुगर शूट करता है। और जैसे कि लो ग्लाइसेमिक, अपन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं, इनमें जो उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। और दूसरा एक ये आता है कि फ्रूट्स खा सकते हैं डायबिटीज़ में। फ्रूट्स का
क्योंकि फ्रूट्स मीठे होते हैं। तो फ्रूट्स में एक मतलब ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, बहुत लोग खाते नहीं है फ्रूट्स के मीठे हैं मीठे हैं। तो अपन को फ्रूट्स खाने चाहिए डायबिटीज़ में। और उसकी मात्रा मतलब 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मात्रा 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ऐसा कुछ भी नहीं कि ये फ्रूट नहीं खा सकते, सब खा सकते हैं अपन। पर उसकी मात्रा 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और फ्रूट भी ऐसे समय खाना चाहिए जैसे खाना खा रहे हैं, तो खाने के साथ नहीं खाना, क्योंकि खाना खा रहे हैं उसका भी ग्लूकोज़ ऐड होगा उसका। अपन को उस बीच में खाना चाहिए, मतलब बीच में अपन ऐसा लग रहा है, भूख लग रही है, तो अपन उस समय फ्रूट खाना चाहिए। और फ्रूट्स में भी अपन को जूस में जैसे को क्वांटिटी कम रखनी है अपन फ्रूट्स की, क्योंकि फ्रूट्स में फाइबर ज़्यादा रहता है, तो वो भी रहता है, पोटेशियम रहता है बहुत सारे फ्रूट्स में। पोटेशियम भी हार्ट के लिए बेनिफिशियल होता है। तो उसमें अपन यही देखा गया है कि अपन जहाँ तक रिसर्चेस हुई हैं, तो फ्रूट्स खाने चाहिए और कम मात्रा में खाने चाहिए। जूस फॉर्म में अवॉइड करना चाहिए अपन को, क्योंकि जूस फॉर्म में लेंगे तो जैसे कि मौसम्मी का जूस है अपन, मौसम्मी अपन एक मौसम्मी खा रहे हैं तो उसमें फाइबर भी रहता है। अब जूस है तो उसमें फाइबर भी निकल गया, और 1 गिलास जूस में को 4 मौसम्मी, तो ऊपर क्वांटिटीज़ बढ़ा दी ना, तो उसमें शुगर कंटेंट बढ़ गया, इसलिए। और फिर डायबिटीज़ का एक, जैसे कि डायबिटीज़ से शुगर बढ़ना भी डायबिटीज़ होती है, शुगर कम होना भी डायबिटीज़। तो ये क्या, हाइपोग्लाइसीमिया है, शुगर कम होना। तो यदि हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो एक ये मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है। तो उसके लिए अपन जो पेशेंट हैं उनको एक राय रहती है कि अपने साथ मीठा कुछ रखें। जैसे ही आपको ऐसा लगा कन्फ्यूज़न, उसके सिम्पटम्स रहते हैं, जैसे कन्फ्यूज़न हो रहा है, हेडेक हो रहा है, पसीना आ रहा है एकदम, इस तरीके से, तो उसको साथ में कुछ चॉकलेट वगैरह मीठा रखना चाहिए या ग्लूकोज़ रखना चाहिए। तो उसमें खा ले तो उसमें तुरंत उसका ग्लूकोज़ बढ़ जाता है, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया में पेशेंट की डेथ हो जाती है तुरंत। एकदम से उसको चक्कर आए और गिर गया आदमी, देखा होगा कहीं, और ख़त्म हो गया। तो वो हाइपोग्लाइसीमिया का होता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है अपन। और इसका कारण क्या होता है, अपन जो अपने डायबिटीज़ की ड्रग्स है, तो उसको अपन गलत समय पे ले रहे हैं। ज़्यादा क्वांटिटी ले लिया अपन ने, इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में लगा लिया, और अपन ने खाना नहीं खाया बहुत समय तक, अल्कोहल इंटेक, उस समय से भी उस कारण से भी हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। भैया मेरा चौथा सवाल आपसे ये रहेगा कि ये जो बॉर्नवीटा और हॉर्लिक्स जैसी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, ये कहाँ तक सही हैं? सही बस वो एडवर्टाइज़मेंट तक ही है। उसके बाद क्या है जो आपका प्रश्न है ना, उसमें कुछ भी नहीं रहता है। मतलब रहता तो उसमें जो अपने गाइडलाइंस है, अपने जो उसमें लिख देते हैं इतना-इतना ना, रहता भी होगा थोड़ा बहुत। पर उसमें जहाँ तक देखा गया है उसमें एडेड शुगर ही दे रहे हैं अपन बच्चों को। एडेड शुगर ही दे रहे हैं। उसमें क्या, माँ को इतना ज़्यादा वो कर देते, ब्रेन वॉश कर देते हैं, स्मार्ट माँ बना देते हैं। जो एडवर्टाइज़मेंट होता है ना, उस माँ को मतलब वो माँ बच्चों को यदि बॉर्नविटा खिला रही है, प्रोटीन एक्स खिला रही है, हॉर्लिक्स खिला रही है, तो मतलब वो स्मार्ट माँ है। पर वो स्मार्ट माँ वो अपने आप को समझ रही है, पर वो स्मार्ट बच्चे के अंदर कुछ ऐसा इंक्रीमेंट हो नहीं रहा। मतलब वो जो एडवर्टाइज़मेंट तक ही सही क्यों है? क्योंकि एडवर्टाइज़मेंट बोलता है हाइट इंक्रीज़ होगा, ये होगा, ये आपका जो आईक्यू लेवल बढ़ जाएगा, आपकी में ब्रेन ग्रोथ अच्छी होगी। तो ऐसा तो कुछ नहीं। यदि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं चीज़ें, तो लेना चाहिए। और बाकी जो इम्यूनिटी बूस्टर है, तो अपन सीज़नल फ्रूट्स खिलाओ उनको, विटामिन सी रहता है उससे, उसमें इम्यूनिटी बूस्ट हो गया आपको। जो बोलते हैं ना इम्यूनिटी वो, विटामिन सी के आप फ्रूट्स खिलाओ ना, गुड़ खिलाइए आप, ब मूँगफली के दाने खिलाइए, तिल खिलाइए, उसके लड्डू बना के खिलाइए, दूध में मिक्स करिए। ये सब चीज़ें दूध पिलाइए उसको। ये सब चीज़ें जो अपनी परंपरा में हैं। पहले अभी ये अभी चीज़ आई है। इसके पहले क्या बच्चे की ग्रोथ नहीं होती थी? हाँ? तो ये सब एक एडवर्टाइज़मेंट तक ही सही है। एडवर्टाइज़मेंट ऐसा किया जा रहा है कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, पर ये सही नहीं मानता मैं। ओके। तो ये मेरा अगला 5वाँ सवाल आपसे ये रहेगा कि जो ये रेगुलर मास्टरबेशन करने की एक दिक्कत होती है, ये कहाँ तक बॉडी पे इम्पैक्ट डालती है? देखिए, एलोपैथ में तो इसका कोई ऐसा कुछ इम्पैक्ट ऐसा कुछ नहीं है। एलोपैथ में तो ऐसा है, नेचुरल फिनोमेना है। कुछ इससे ना कोई कमज़ोरी आती, कुछ भी आती। तो देखें अपन आयुर्वेद में या अपने जो अपने शास्त्रों में वर्णन है, इसमें बहुत ज़्यादा उसका गलत बताया गया है मास्टरबेशन। और एलोपैथ में तो इसका ऐसा कुछ नहीं है। इसमें अपन मास्टरबेशन के कुछ अपन कर सकते हैं, पर एक नुकसान ये होता है, इसका एडिक्शन बहुत गलत चीज़ होती है। एडिक्शन बहुत चीज़ होती है, और जो गिल्ट वो होती है मास्टरबेशन के बाद, तो गिल्ट से आदमी डिप्रेशन में जा सकता है। डिप्रेशन में चले भी जाते हैं बहुत सारे लोग। तो एक चीज़ यही है मास्टरबेशन में। और बाकी एलोपैथ में तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे कि कुछ बोलते हैं कि अपन कमज़ोरी आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पर
मेरा ये मानना है कि रेगुलर बेसिस पे मास्टरबेशन नहीं करना चाहिए। ओके। ये मेरा अगला छठवां सवाल आपसे रहेगा, वो ये है कि अगर कोई रेगुलर दवाई कंजप्शन कर रहा है, तो वो कितना इम्पैक्ट करती है किसी की बॉडी पे? जैसे अगर मैं बात करूँ, किसी को इसनोफिलिया जैसी दिक्कत है, अस्थमा जैसी दिक्कत है, तो मोन्टासेल करके एक टैबलेट आती है, वो खाते रहते हैं, तो बॉडी में कितनी इम्पैक्ट डालती है रेगुलर बेसिस पे अगर कोई खा रहा है तो? रेगुलर बेसिस पे जैसे आपने बताया कि अस्थमा की ड्रग्स है, तो रेगुलर बेसिस पे मैंने बताया ना, ड्रग जाके अपने बॉडी में मेटाबोलाइज होती है, मेटाबोलाइज लीवर में होगी, और लीवर फेलियर के चांसेस रहते हैं बहुत ज़्यादा समय तक ले रहा है तो। जैसे अस्थमा है, अस्थमा में अपन जो ड्रग्स लेते हैं, साल्ब्यूटामोल जो पंप लेते हैं, तो वो लंबे समय तक उसको लेना ही पड़ेगा, उसको भले नुकसान हो पर लेना ही पड़ेगा। ज़्यादातर किडनी और लीवर पे फ़र्क करती है। और जैसे कि एंटीबायोटिक ज़्यादा ले रहा है, तो एंटीबायोटिक ज़्यादा लेगा तो उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा आ जाएगा, रेसिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। जैसे कि आपने मान लो सेफिक्सिम ले रहे हो, आप सेफिक्सिम सेफ्ट्राक्जोन ले रहे हो, तो आपने बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ली तो आपके अंदर रेसिस्टेंस आ जाएगा, रेसिस्टेंस आ जाएगा तो फिर आप जब उसको लोगे तो आपको असर नहीं करेगी, उसका डोज बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए, और डोज बढ़ाएंगे तो फिर उसमें अपन बॉडी पे प्रभाव बहुत ज़्यादा डालेगी, मतलब अपने ब्लड में हर ऑर्गन को डैमेज करने की क्षमता रहती है। तो इसलिए विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कोई ड्रग नहीं लेना चाहिए। थोड़ा बहुत समय के लिए कुछ ज़्यादा भी अपन को सिम्टम्स आ रहे हैं तो अपन एक आध बार ले लो, एक दो बार यदि फिर ठीक नहीं होते हैं तो अपन को डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए। ओके, तो भैया हमारा जो टिप्स एंड गाइडेंस का ये सवाल थे वो यहीं पे खत्म होते हैं। हम वापस अपनी टॉक पे लौट के आते हैं भैया। तो भैया, एक बहुत सी जेन्युइन सी चीज़ देखी गई है कि आज शहरों पे आप हर जगह एक मेडिकल स्टोर, एक हॉस्पिटल आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं वही गाँव और पिछड़े एरिया में बात करूँ, तो वहाँ सरकार ने एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो बना दी है, एक हॉस्पिटल तो बना दी है। लेकिन वहाँ डॉक्टर अच्छे तरीके से नहीं मिल पाते हैं। इवन कोई हॉस्पिटल्स ऐसे हैं कि जहाँ कोई एक डॉक्टर है, वो हर एक रोग को देख रहा है। कोई अगर मैं कहता हूँ कि जो कि कान के स्पेशलिस्ट है, नाक के स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट है, वही देख रहे हैं हर एक पेशेंट को। तो ये जो गाँव और इन एरियाज़ में जो डॉक्टर्स की कमी हो रही है, इसका क्या रीज़न हो सकता है? रीजन तो एक, सबसे पहला तो अपने पॉपुलेशन बढ़ रही है, और दूसरा गवर्नमेंट का पूरा पूरा प्लान है कि गांव तक अपने जो हेल्थ सर्विसेज पहुंचे, क्योंकि अभी जब हमारा एडमिशन हुआ था उसके 2-3 साल पहले अपने पूरे मध्य प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। आज की तारीख में 13-14 हो गए हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। तो जैसे कि विदिशा में पहले कुछ होता था, किसी को कोई समस्या आई तो वो भोपाल ही जाता था, भोपाल जाता था। आज के मेडिकल कॉलेज में है व्यवस्थाएं, तो व्यवस्था हो जाती है, मतलब विदिशा का आदमी आ जाता है। तो दूसरी चीज़ आप बोल रहे हो कि जो आँख को देख रहा है वही सब कुछ कर रहा है, एक ही डॉक्टर सारी बीमारी देख रहा है, तो उसमें ये है कि जो एमबीबीएस तो रहता ही, एमबीबीएस में सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, पूरे जितने भी सब्जेक्ट हैं 18-19, तो उसमें उसका जनरल नॉलेज तो रहता ही है ना उस चीज़ का, जनरल फिजिशियन तो रहता ही है। तो वो आँख भी पढ़ के आया है, ऑप्थेल्मोलॉजी पढ़ी है उसने, ईएनटी पढ़ी है, गायनेक भी पढ़ी है उसने, फार्मा, पैथो, माइक्रो सब पढ़ा है उसने, है उसने सब पढ़ा है उसने, मेडिसिन भी पढ़ी है, पीडियाट्रिक्स भी पढ़ी है, तो पढ़ के तो सब आया है वो, उसको जनरल सब कुछ पता है, उस सारे ड्रग्स पता है। तो वो एक अपने लेवल पे अपना कर सकता है, यदि कुछ ज़्यादा दिक्कत है तो वो रिफ़र कर देता है। एक चीज़ ये है। दूसरा आपका प्रश्न है कि गाँव में क्यों नहीं जाना चाहते? गाँव में देखिए, अभी गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है, कोई भी एमबीबीएस करेगा तो उसको 1 साल का बॉन्ड कंपलसरी, वो भी ग्रामीण क्षेत्र। तो अब हर साल डॉक्टर्स निकलते हैं, एक बैच निकलेगी, तो हर साल 1 साल के लिए वो जाएगा, ये इनकी छुट्टी होगी तो दूसरे वाले आ जाएंगे। तो ऐसा गांव में अब डॉक्टर हमेशा, अभी रह 2-4 साल से ऐसा बॉन्ड का सिस्टम आया है, बॉन्ड में अपन जो डॉक्टर्स है वहाँ ड्यूटी करनी है उसको ग्रामीण क्षेत्र में। तो अभी डॉक्टर अवेलेबल हैं गाँव में, और जो मेडिकल उसका है, तो क्या है, जनता भी इतनी जागरूक हो गई है कि वो गांव में दिखाना ही पसंद नहीं करती, ये भी है। ओके। भैया, एक ऐसे पर्सनल सवाल था कि जैसे कि हम देखते हैं कि जो यंग एज का कोई डॉक्टर है, वो बैठा है और हम किसी को दिखाने जाते हैं, तो हम कैसे इतना जल्दी किसी के ऊपर भरोसा करें? क्योंकि ऐसा लगता है ना कि एक्सपीरियंस है डॉक्टर के पास, वो बहुत अच्छा कर जाएगा। अरे ये तो अभी-अभी पढ़ के आए हैं, क्या ये सही कर पाएँगे कि नहीं? ये दिमाग में जो चीज़ें चलती रहती है, ये तो इसको कैसे ओवरकम करे कोई? देखिए इसमें ऐसा है कि वो तो जनता है, पर आपको थ्रस्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो भी डॉक्टर है, वो भी डॉक्टर है, यंग हो चाहे ओल्ड हो, थ्रस्ट तो करना पड़ेगा।
हालाँकि जो जो पुराने डॉक्टर रहते हैं उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। अब जो नया डॉक्टर रहता है, जैसे कि मैं ही हूँ, अब हम पढ़ के तो सब कुछ है, हमें याद सब कुछ है। अब हमें ये पता है कि ये सिम्पटम्स आएँगे, ऐसा होगा, ये अपन को ये इसका इन्वेस्टिगेशन करवाना है, ये ट्रीटमेंट देना है अपन को, ये सब कुछ पता है। पर जब वही बात आएगी ना कि अपन तैरना तो अपन को याद है, ऐसा हाथ हिलाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, और जब आएँगे तो डूब जाएँगे। तो जैसे फील्ड में उतरता है ना, तो चीज़ें अलग होती हैं, थोड़ी-सी अलग होती हैं कि उस बुक में कुछ और है, अभी यहाँ कुछ और देखने को मिल रहा है। तो ऐसा, अब ये चीज़ क्या एक्सपीरियंस से आती है फिर। तो अपन ऐसा तो नहीं कह सकते अपन पे यंग डॉक्टर्स पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ट्रस्ट तो अपन को करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर तो वो भी है, आपका नुकसान नहीं करेगा। पर जो अपन जो ये अपने जो एडल्ट वो रहे ओल्ड डॉक्टर्स हैं, एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, उनको प्रेफ़र करना चाहिए अपन। और फिर अपन रिव्यू भी, जैसे यंग डॉक्टर है, ऐसा नहीं है, उसके भी रिव्यू कैसे हैं? उसका आप एक बार गए, आपको अच्छा लगा, आपको आपको आपकी बीमारी ठीक हो गई, तो उसको है नॉलेज। ओके। तो भैया अगर मैं आपसे एक बात बोलूँ, आज की डेट पे जैसे पहले होता था इंजीनियरिंग में एक अच्छी भीड़ चलती थी। अब क्या होता है कि लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, भीड़ पे लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं। और अगर जो कोई नीट की तैयारी तक नहीं अफ़ोर्ड कर पा रहा पैसे या कॉम्पिटिशन के लिए तो बी फार्मा कर ले रहे हैं। आज बी फार्मा हर एक शहर में, हर एक जगह होने लगी है। तो क्या हम कह सकते हैं कि आने वाले टाइम पे डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहेंगे? कह सकते हैं हम, कह सकते हैं अपन, क्योंकि जो गवर्नमेंट इतने ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस खोल रही है, तो उसमें जैसे कि इंजीनियरों का अभी बीच में जैसे हाल हुआ था कि बी कर ली, किसी से पूछो बी किया हुआ, बी किया हुआ, बी किया हुआ है, पर उसको जॉब नहीं मिल रही, एक गली गली में घूम रहे थे। ऐसा ही समय आ जाएगा, अभी तो नहीं आएगा, अभी 10 साल बाद आएगा, क्योंकि जॉब्स मिलेंगी नहीं, वो प्राइवेट प्रैक्टिस ही करेगा ज़्यादातर, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स में तो फिर उसको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। अभी तक क्या था, आपको कितना ही परसेंटेज हो, कुछ भी हो, आपको जॉब मिल जाती, क्योंकि डॉक्टर्स कमी थी। अब क्या होगा, बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स बढ़ जाएँगे, तो एक कॉम्पिटिशन आपस में भी हो जाएगा, प्राइवेट प्रैक्टिस में भी कॉम्पिटिशन हो जाएगा। तो फिर क्या, डॉक्टरों को जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल होगा अभी। और बाकी अभी क्या है, अभी 10 साल के नहीं, क्योंकि नए कॉलेजेस खुल रहे हैं। नए कॉलेजेस खोल रहे हैं, तो उनमें भी पोस्टिंग्स निकलेंगी। उसमें प्रोफेसर बनेगा, एसआर बनेगा, जीआर बनेगा आदमी। तो उसमें कहीं न कहीं ऑक्यूपाई हो जाएँगी, जो अभी की बैच निकल रही है ना, अभी 24 बैच तक तो ये मान के चलो कि अभी सब ऑक्यूपाई हो जाएँगे, फिर उसके बाद थोड़ी दिक्कत आएगी। ओके। तो भैया आपके साथ एक अच्छा कन्वर्सेशन हमने शूट किया, लेकिन आपसे अगर मैं कोई आउटपुट चाहूँ कि आज के जो यंग जनरेशन है, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज़ भैया? मैसेज तो यही रहेगा कि जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो जो है कि सबसे पहले घर से निकलता है, 12वीं तक बच्चा घर पे पढ़ा, वो घर पे रहा माँ बाप के साथ। जैसे ही फर्स्ट टाइम निकलता है, तो उसको चकाचौंध दिखती है एक तरीके से। तो उस चकाचौंध को एकदम से देख के, तो उस चकाचौंध की चपेट में आ जाता है वो। तो उस चपेट में ना आए, क्योंकि उसको ऐसे दोस्त मिल जाते हैं कि नशे कर रहे हैं, कुछ कोई लड़की पसंद आ गई उसको। इस चीज़ में नहीं पड़ना, सबसे पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ ये है कि अपन को कोचिंग करनी है, अपने माँ बाप ने पैसे अब लगा रहे हैं अपना कहाँ कहाँ से वो करके, तो अपन को पूरे उससे जो पैटर्न रहता है, पूरा पैटर्न ऐसा रहता है, कोई टॉपिक है, कोई से यूनिट है अपन को, तो उसका एक पैटर्न रहता है उसको कंप्लीट करने का। जैसे कोचिंग अपन कर रहे हैं, तो कोचिंग के नोट्स करो सबसे पहले, फिर उससे रिलेटेड अपन को एनसीईआरटी करनी है, एनसीईआरटी पूरी कर लो। फिर उससे उस चैप्टर के अपन को क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, और जो भी अपने कोचिंग के नोट्स क्वेश्चन है, एक जो कोई सी बुक्स ले ले, उस बुक्स में उस चैप्टर के क्वेश्चन अपन सॉल्व कर ले, फिर उसके बाद उसका टेस्ट देना। तो 4 स्टेप में वो चीज़ खत्म होती है। तो ये यदि फॉर्मूला अपनाएगा कोई भी, ये फ़ॉर्मूला अपनाएगा तो 100% सक्सेस होगा। और दूसरा, उसमें टेस्ट में आपका कैसा परफ़ॉर्मेंस है, परफ़ॉर्मेंस ऑफ कहाँ कौन से क्वेश्चन गलत हुए, उसको अपन सुधार करेंगे। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरा, जो आप बता रहे हैं कोचिंग्स का, यदि आपने बोला जो कोई बच्चे के पैसे कम हैं, तो ऐसा पहले था। अभी 2-1 साल से क्या है, ऑनलाइन कोचिंग्स आ गई हैं। ऑनलाइन कोचिंग्स आ गए हैं, जैसे फिज़िक्स वाला करके, तो वो उसका बहुत अच्छा रिव्यू है। मैंने अभी कॉलेज में हमारे बच्चे आए हैं, मैंने पूछा क्या करता है? कहाँ से कोचिंग करी? सर फिज़िक्स वाला। वो मेरे क्षेत्र का ही था, तो वो मेरे को पता है, वो मतलब
उसकी घर की कंडीशन बहुत ख़राब, उसके मम्मी-पापा किसान, सब कुछ उसका ऐसा था, वो खुद भैंसे चराता था, गाय चराता था। वो वहीं पे वीडियो देखता रहता था और उसका बहुत अच्छे नंबर आए फिज़िक्स वाला से। तो मैं ये भी बताऊँगा एक कि जो फिज़िक्स वाला है, बहुत अच्छा है, तो अपन नहीं है पैसा हो तो फिज़िक्स वाला जॉइन कर लो आप। ऑनलाइन फिज़िक्स वाला ही नहीं, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, पर बहुत सारी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, उनसे आप कोचिंग करके बहुत अच्छा कर सकते हैं अपन। ओके, तो फॉर द फ्यूचर डॉक्टर आप सुन लीजिए। और फिर एक बार सिलेक्शन हो गया, फिर असली जर्नी फिर उसके बाद स्टार्ट होती है। असली जर्नी मतलब बहुत सीधा-साधा सा आता है आदमी और वो कैसा हो जाता है वो टेढ़ा। कुछ रैगिंग-वैगिंग का भी तो सीन तो नहीं रहता? नहीं, रैगिंग का देखो मेडिकल्स में रैगिंग ऐसा नहीं होता है, एक जैसे कि सीनियर जूनियर इंटरेक्शन होता है, उसको रैगिंग नाम दे देते हैं लोग। और वो चीज़ होना भी ज़रूरी है। वो चीज़ होना किस लिए ज़रूरी है, मतलब रैगिंग नहीं होना ज़रूरी है, मैं रैगिंग का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। पर जो इंटरेक्शन है, क्योंकि इंटरेक्शन में अपन ने क्या है कि अभी हमको समझ आता है इंटर्नशिप में, क्योंकि ओटी में है। ओटी में अब 6 घंटे ओटी चल रही है, तो खड़े रहना पड़ रहा है 6 घंटे, 6 के 6 घंटे, ऐसा कि एकदम हिले भी नहीं सकते वहाँ से। तो एक चीज़ अपन को एक आदत सी बन जाती है, अपन 4 साल यदि सीनियर के उसमें रहे तो। हाँ, ये बात सही है। और दूसरी चीज़ कि अपन जैसे नाइट ड्यूटी करते हैं, पूरी रात जगना पड़ता है, शाम को 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक की ड्यूटी होती है वो, तो पूरी रात जगना पड़ता है, तो उसमें भी एक कहीं न कहीं प्रैक्टिस हो जाती है सामने वाले। ओके, मतलब ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं कोरिलेटेड वो रह रिलेटेड है, और आजकल मतलब अभी जो चलन है, जो इंटरेक्शन होता है सीनियर में वो कम है, तो वो बच्चे भी ऐसे ही हैं, वो उनके अंदर वो चीज़ डेवलप ही नहीं हो पा रही है। ओके, तो ठीक है भैया, आपसे हमने बहुत सारा इनपुट लिया है जो कि हमारे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो भैया हम आपका ज़्यादा वक़्त बर्बाद नहीं करेंगे, अपने कन्वर्सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। और आप लोग को भी यही अनुरोध है कि आप इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें सीखें, अपने हेल्थ और अपने फ़िज़िक का ध्यान रखें। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू, बाय-बाय।